देखने वाले हैं कक्षा 12वीं की भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो इस बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये वे प्रश्न हैं जो आज तक बोर्ड एग्जाम में लगातार या यूं कहें कि अधिकतम बार पूछे गए प्रश्न होते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होने के कारण ही कई बार आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उन्हीं प्रश्नों को हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आइए इन प्रश्नों को हम एक एक करके समझते हैं कि किन किन प्रश्नों पर हमको सबसे अधिक फोकस करना है। ठीक है, इतने सारे प्रश्न हैं जिनमें से आप कंफ्यूज में रहते हैं, कंफ्यूजन बनी रहती है आपके अंदर कि हम किन प्रश्नों को कैसे तैयार करें। इतने सारे क्वेश्चंस हैं, हमने कितना क्वेश्चंस तैयार कर लें कि हमारे एग्जाम में सभी क्वेश्चंस फंस जाएं। तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए हम आपको एक छोटी सी वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं जिससे आपको आसानी होगी कि सबसे पहले हम किन क्वेश्चन को तैयार करें। ठीक है, सबसे पहले आप इन्हीं क्वेश्चन पर फोकस करिएगा, इनमें से अधिकांश क्वेश्चन आपके पेपर में मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आइए जैसे कि हम आपको पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया जो कि आप लोग जानते हैं कि स्थिर वैद्युतिकी में गॉस की प्रमेय क्या है, इसका एक डेरिवेशन है। ठीक है, इस डेरिवेशन को आप लोग बहुत ही बारीकी से यानी यह कह सकते हैं बहुत ही अच्छे से तैयार करिएगा क्योंकि ये आपके एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये आपके एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आपके एग्जाम में ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अगर आपसे गॉस की प्रमेय ना पूछा तो गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग आपसे पूछ सकता है जरूर। तो गॉस की जो उसके अनुप्रयोग है जिनमें से हम ज्यादातर फोकस करने वाले हैं, अनंत लंबाई के समान रूप से आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक गॉस की प्रमेय की सहायता से प्राप्त कीजिए। यह वाली इसका क्या है, गॉस की प्रमेय का है वह क्या अनुप्रयोग है। जैसे कि दूसरा वाला भी हम कर सकते हैं जो आपको क्वेश्चन में तीसरा दिया गया है, गॉस के नियम का उपयोग करके एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे तीन प्रश्न हैं, तीनों गॉस से ही रिलेटिव हैं। ठीक है, और तीनों इंपॉर्टेंट है। जो आप तीनों का तैयार करते हैं तो इन तीनों में से एक न एक क्वेश्चन जो आपके पेपर में देखने को मिलेगा। ठीक है, जिनमें से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है गॉस की प्रमेय। तो इसी का अनुप्रयोग है, एक जो है सीधे तार का है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि हम कैसे डिफरेंट करेंगे कि हमारा कौन सा क्वेश्चन है। तो देखिएगा, तो यही सब कुछ है। इसमें अनंत लंबाई के एक समान सीधे तार की बात किया जा रहा है और इसमें किसकी बात किया जा रहा है, अनंत समतल चादर की बात किया जा रहा है। देख रहे हैं कि नहीं, दोनों क्वेश्चंस को हमने अंडरलाइन कर दिया है। इनको आप बहुत ही बारीकी से देखिएगा और बहुत ही आसानी तरीके से इसे आप तैयार भी कर सकते हैं, ज्यादा आपको इसमें डिफिकल्टी कोई नहीं आने वाली है। ठीक है, तो हम समझते हैं कि जो आपका पहला लेसन है, इस पहले लेसन में आप ये तीन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पहले आप इन तीनों को तैयार करिएगा, फिर उसके बाद और भी क्वेश्चन आप लोग तैयार कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज का ध्यान दीजिएगा कि आपके पेपर में टोटल 3-3 नंबर के 10 प्रश्न पूछे जाने हैं। ठीक है, तो 3 नंबर के 10 प्रश्न पूछे जाने हैं, यूं कर सकते हैं 10 प्रश्न ये आपके हो गए और उसके बाद 5-5 नंबर के 4 प्रश्न पूछे जाने हैं। ठीक है, तो हम ये जो क्वेश्चंस आपको बता रहे हैं इनमें 3 नंबर और 5 नंबर दोनों इंक्लूड हैं। अब इनमें से कभी कभी किसी प्रश्न को 3 नंबर बना के पूछ लिया जाता है, कभी कभी उसको 5 नंबर में पूछ लिया जाता है। हाँ, अगर कोई लॉन्ग है तो उसको 5 नंबर में पूछा जाता है, छोटे प्रश्न है तो उनको 3 नंबर में भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इसके बाद हमने आपको बताया दिया है कि पहले लेसन में आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। पहले लेसन में आप याद तैयार करेंगे कि स्थिर वैद्युतिकी में गॉस की प्रमेय जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आप इसके अनुप्रयोग के ऊपर फोकस करेंगे। पहला अनुप्रयोग इसके सीधे तार वाले पर, दूसरा क्या है समतल चादर वाला जो अनंत दिया हुआ है। ठीक है, समतल चादर वाला, दोनों ये क्वेश्चन आप इसके अनुप्रयोग भी तैयार कर लेंगे। अब हम बात करते हैं दूसरा लेसन जो दे रखा है, वैद्युत द्विध्रुव को परिभाषित कीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, वैद्युत द्विध्रुव को परिभाषित कीजिए। किसी वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र स्थापित कीजिए। ठीक है, और एक चीज का आप लोग ध्यान दीजिएगा कि एक ही प्रश्न को कई तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, तो आपके स्क्रीन पे शो करने लगेगा कि एक प्रश्न को उसने कितने तरीके से पूछा गया वो भी आपको दिखेगा और कब कब पूछा गया है यह भी आपको उसमें शो करता होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो यह भी प्रश्न आपके दूसरे लेसन में मिलने वाला है। ठीक है, तो इनमें जो कहा कि वैद्युत द्विध्रुव को परिभाषित कीजिए और किसी वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में, किस स्थिति में, हम अच्छी स्थिति की बात कर रहे हैं। ठीक है, और वो भी क्या ज्ञात करना है, वैद्युत विभव। याद रखिएगा कि अच्छी स्थिति निरक्षी स्थिति आपके पहले लेसन में भी मिलेगा, लेकिन इसमें आपको तीव्रता बतानी होती थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको क्या ज्ञात करना है, विभव ज्ञात करना है, वो भी किस स्थिति में, अच्छी स्थिति में। तो इस चीज को आप क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा
क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस आपको एक दूसरे से मिलते जुलते होंगे, बट उनका मतलब जो होगा, उनका डेरिवेशन होगा वो अलग तरीके से होगा, क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या होगा, अलग होगा उसका। तो हम ध्यान देंगे कि यहाँ पर अच्छी स्थिति में क्या ज्ञात करना है, वैद्युत विभव ज्ञात करना, ना कि तीव्रता ज्ञात करना है, ठीक है। अब उसी दूसरे वाले लेसन में एक इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे हम कर सकते हैं, ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो हम बताने जा रहे हैं। वह है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक का निगमन कीजिए। ये आपसे 5 नंबर भी पूछ सकता है, इस बात का ध्यान दीजिएगा, क्या कि इसकी धारिता कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो आप लोगों को यह क्वेश्चन किसी भी हाल में तैयार कर लेना है, क्योंकि यह आपके एग्जाम में हर साल कंटिन्यू पूछा जा रहा है, ठीक है। और आप लोग स्क्रीन पे देख ही चुके होंगे या देख रहे होंगे कि आप लोग तो यह क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया और आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यह क्वेश्चन को आप लोग मिस मत करिएगा, इसको जरूर से जरूर तैयार करके आप एग्जाम में जाइएगा, ठीक है। अब हम अगला बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6, जो कि अब तीसरा लेसन स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। इस तीसरे लेसन में हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है प्रश्न है। कहा गया कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं, ठीक। फिर कहा कि इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग के सिद्धांत द्वारा ओम के नियम का निगमन करना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आप लोगों को देखना है क्या मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं, ठीक है। पहले इसकी अनुगमन वेग की आप डेफिनेशन देंगे, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग के सिद्धांत द्वारा इसके ओम के नियम की आप क्या करेंगे, व्याख्या करेंगे। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने चैप्टर के लिए, कि इससे अगर पूछा जाएगा तो इससे क्या उम्मीद ज्यादा है पूछने के लिए, आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है 7वां, कि यह भी आपका तीसरे लेसन से ही है, कि वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियमों का उल्लेख कीजिए और उनका परिपथ बना के समझाइए। तो किरचॉफ के नियम आप जरूर तैयार करके जाएंगे, क्योंकि आपसे 3 नंबर में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यह जो क्वेश्चन आपने दोनों देखा है, 6वां और 7वां क्वेश्चन, ये आपको तीसरे लेसन में मिलने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इतने जितने भी क्वेश्चंस लिखे गए हैं वो सब के सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको आप जरूर तैयार करिएगा। अगर आप इन क्वेश्चंस को तैयार किए हुए हैं तो आप लोग आसानी से देखेंगे कि हर क्वेश्चन आप एग्जाम में क्या कर ले रहे हैं, टच करके उसको कर लेंगे, ठीक है। अगला 8वां, जो कि चौथे लेसन में आपको मिलने वाला है, इसमें आप देखेंगे ध्यानपूर्वक तो आपको क्या मिलेगा। कहा है कि बायो-सेवर्ट का नियम समझाइए। इस नियम का उपयोग करके एक वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक का निगमन कीजिए। तो इसमें आपको वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर आपको चुंबकीय क्षेत्र का निगमन करना है, ठीक है, जो कि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है बायो-सेवर्ट वाला, ठीक है। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको यह है कि सबसे पहले अगर हम कहेंगे तो ये हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन सा, यह क्वेश्चन, कि दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल F/L बराबर μ0/2 पाई I1 I2 बटा R न्यूटन मीटर के लिए आपको सूत्र व्युत्पन्न कीजिए, ठीक है। यह आपसे क्वेश्चन दिया गया है, यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यह कितने तरीके से पूछा गया आप लोग देख ही रहे होंगे स्क्रीन पे। तो आप यह जान के चलिए कि इस क्वेश्चन को आपको एकदम तैयार करके जाना ही जाना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित नियम, जो कि यह क्वेश्चन नंबर आपको मिलेगा, चैप्टर नंबर मिलेगा 6 में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में मिलेगा फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित इसका जो नियम बताना है, ठीक है। तो इसके 2 नियम हैं, दोनों नियम आप बहुत ही अच्छे से तैयार करके जाइएगा। ये आपसे एग्जाम में 3 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं यह सब के सब क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और इन 10 प्रश्न में हम लोगों ने कवर कर लिया लेसन 6 तक। यह 6 लेसन में अगर आप यह 10 प्रश्न तैयार करते हैं, उम्मीद करते हैं इन्हीं 10 में से आपसे क्वेश्चंस किया जाएगा, ठीक है। और भी इसके न्यूमेरिकल्स वाला जो पार्ट रह गया, न्यूमेरिकल्स से हम एक अलग वीडियो आप लोग को प्रोवाइड करा देंगे। और हाँ, एक चीज और कि इसके जो 1 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं, जैसे कि 1-1 नंबर के आपसे 6 प्रश्न पूछे जाएंगे और 2-2 नंबर के 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, इनकी एक वीडियो हम आपको अलग से उपलब्ध करा देंगे। और क्या कहते हैं कि 6 प्रश्न आपसे पूछे जाने वाले बहुविकल्पी, तो जो जो इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी रहेंगे उनको हम अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। और साथ ही न्यूमेरिकल्स की हमें आपको जल्द से जल्द न्यूमेरिकल्स जो इंपॉर्टेंट होंगे उनकी वीडियो आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है, एग्जाम से पहले ही। तो इस चीज का ध्यान दीजिएगा कि ये जितने भी क्वेश्चंस हैं बहुत ही सोच समझकर आप लोगों ने तैयार किया गया है। तो आप लोग इन क्वेश्चनों को सबसे पहले तैयार करेंगे, फिर उसके बाद आप लोग और भी सब क्वेश्चंस अपनी इच्छा अनुसार जैसा आपको लगे कि हाँ ये क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट हो सकता है
उनको आप तैयार करिएगा। ठीक है। 11वां प्रश्न में कहा है कि अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा एवं मात्रक लिखिए। दो समतल कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। यह भी आपके छठे क्वेश्चन चैप्टर का क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, और क्योंकि इसका जो अन्योन्य प्रेरण का गुणांक परिभाषा एवं मात्रक है, इसके मात्रक वगैरह को विशेष तौर से देखिएगा, क्योंकि इसके जो मात्रक हैं आपके बहुविकल्पी प्रश्न में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे 7वें प्रश्न की, चैप्टर की। तो 7वें चैप्टर में अगर आप लोग देखेंगे कि उसका एक क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर की रचना कार्यविधि का वर्णन कीजिए, इसमें पटलित लौह क्रोड का क्या महत्व है। ठीक है, ट्रांसफार्मर से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं और आप लोग देख भी रहे होंगे कि ट्रांसफार्मर के कितने क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे, कितने प्रकार से, क्योंकि हर बार क्वेश्चन चेंज कर देता है अक्सर। ठीक है, लेकिन उसका मतलब एक ही होता है, बस क्वेश्चंस का जो पूछने का तरीका वो अलग होता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ट्रांसफार्मर के क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया है और कितनी बार पूछा गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट होने के कारण ही बार बार एक क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं। ठीक है, अगले हम क्वेश्चन की बात करेंगे कि चौक कुंडली का कार्य सिद्धांत समझाइए। चौक कुंडली में वाट-इन धारा का महत्व को समझाइए। यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको समझिए, क्योंकि ये भी आप देख सकते हैं कि कंटिन्यूअस क्वेश्चंस को पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग इस क्वेश्चंस के ऊपर विशेष तौर से ध्यान देंगे। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर जो है, ऐसे है नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, कहा है कि मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। यह भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे भी आप ध्यान देंगे। यह आपके 8वें चैप्टर से क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं उनको आप सबसे पहले तैयार करिएगा। ठीक है, तभी आप ये जानिए कि क्वेश्चन को अगर तैयार किए रहेंगे तभी आप क्वेश्चन पेपर में आप लिख पाएंगे उसके आंसर। ठीक है, अगर आप बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि प्रकाश्य है, यानी आपका चैप्टर नंबर 9, कहा है कि किसी गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र लिखिए। इसकी सहायता से कितनी पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए 1/f बराबर n-1 कोष्टक में 1/r1 - 1/r2 स्थापित कीजिए। इसे लेंस मेकर सूत्र भी नाम कहा जाना जाता है। ठीक है, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यह मान के चलिए यह जो लेंस मेकर का सूत्र है। ठीक है, यह एग्जाम में आपसे कई बार पूछे गए हैं और यह नाम चेंज करके भी आपसे पूछा था, मतलब पूछने के तरीके से कुछ अलग ही होता है हर बार। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कितने प्रकार से कैसे क्वेश्चंस को पूछे गए हैं। ठीक है, तो इस लेंस मेकर के नाम से इसको जाना जाता है, जो कि इस चैप्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप लोग को बता दें कि जो 9वां चैप्टर है आपका, यानी प्रकाश, 9वां और 10वां दोनों चैप्टर मिला के हुआ आपके 13 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं दोनों से। ठीक है, तो इस चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा कि कम से कम 9वें और 10वें से 3 से 4 प्रश्न आपके पूछे जाने हैं। ठीक है, और इनसे 9वें चैप्टर से आपके न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं। तो न्यूमेरिकल्स को हम आपको क्या करेंगे, किसी और वीडियो में आपको बता देंगे कि इसमें कौन कौन से न्यूमेरिकल से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, उसका तरीका हम बता देंगे और आप लोग उसको आप हल करने हम सीख भी जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। कहा है कि प्रिज्म के पदार्थ के लिए अपवर्तनांक का सूत्र अल्पतम विचलन कोण तथा प्रिज्म कोण के पदों में निगमित कीजिए। यह भी आपका प्रिज्म वाला क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये सब क्वेश्चंस जो हैं कई बार एग्जाम में रिपीटेड किए जाते हैं, कंटिन्यू पूछे जाते हैं। ठीक है, एक साल के करके हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम इस प्रिज्म वाले क्वेश्चन को भी क्या करेंगे, तैयार कर लेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने पहले से इस चीज को क्या किया, तैयार करके रखे होंगे। बस आप लोग को क्या करना होगा, रिवीजन करना होगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं इन पे आप लोग सबसे पहले फोकस करते हुए रिवीजन करिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसी चैप्टर में है, एक अपवर्तनीय खगोलीय दूरदर्शी का किरण आरेख खींचिए जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृश्य की न्यूनतम दूरी पर बनता है। देखिए इसमें जो आपका अपवर्तनी और एक क्या कहते हैं इसी में, हाँ और भी क्वेश्चन पूछा है कि इसकी आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक भी स्थापित कीजिए। और इसी चैप्टर यानी 9वें में ही आपको मिलेगा परावर्तनीय दूरदर्शी का किरण आरेख खींचिए। तो आपको एक परावर्तनी मिलेगा, एक खगोलीय मिलेगा और एक सरल सूक्ष्मदर्शी मिलेगा। ठीक है, तो इन सब क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपका हो जाता है हमारे दृष्टि से देखेंगे तो यह खगोलीय दूरदर्शी। खगोलीय दूरदर्शी को आप लोग जरूर देखिएगा, इसका डेरिवेशन चित्र सहित इसकी आवर्धन क्षमता जो भी निकालनी है
ये सब आप लोग बहुत ही क्या कहते हैं बारीकी तरीके से जिसका चित्र बनाइएगा, क्योंकि इसका चित्र ही आपको कम से कम 2 से 3 नंबर दिला सकता है, और साथ ही साथ इसका डेरिवेशन भी हमको करना पड़ेगा, तभी जाके हमको पूरा नंबर मिल सकता है। और उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन आप लोगों ने पहले से तैयार करके रखा होगा, क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब हम इसके बाद चलते हैं 19वां वाले पे। ठीक है, और ये परावर्तनीय दूरदर्शी का जो आरेख खींचना, यह भी इंपॉर्टेंट है। इसको भी आप लोग क्या करिएगा, तैयार कर लीजिएगा। जितने भी क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं, ये सब क्वेश्चंस को छांटकर आपको इंपॉर्टेंट जो है वही आपको बताया जा रहा है। ठीक है, इनमें से कोई भी क्वेश्चन आप मिस मत करिएगा, सभी के सभी क्वेश्चन आप तैयार करिएगा। जब आप सभी के सभी क्वेश्चन तैयार करेंगे तभी आपको ये जाने कि एग्जाम में आप प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रकाश के व्यतिकरण से क्या तात्पर्य है, इसके लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या है। यह तो आप समझ लीजिए कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप एकदम मिस मत करिएगा कि प्रकाश के व्यतिकरण से क्या तात्पर्य, इसके लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या है। यह क्वेश्चंस आपसे लगातार पूछा जाता है और पूछा जा रहा है और आपसे पूछा भी जाएगा। तो यह जो आपका व्यतिकरण का क्वेश्चन है, इसे आप कतई मिस मत करिएगा, इसको तो बहुत पहले तैयार कर लीजिएगा। जितने भी हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बता रहे हैं उन पे आप लोग विशेष तौर से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वे सब क्वेश्चंस जो होते हैं हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हर बार एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं। ये उन्हीं सब क्वेश्चनों में से जो हम बता रहे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये उन्हीं सब क्वेश्चनों में से है। ठीक है, पीछे भी पूछा गया है, आपसे भी पूछा जा रहा है और आगे भी आने वाले एग्जामों में पूछा जाएगा। ये सब जो क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में बताए जा रहे हैं। ठीक है, और भी क्वेश्चंस इसके साथ हैं जो इसको आप लोग विशेष तौर से ध्यान दीजिएगा। जैसे ये जो आप क्वेश्चंस लिखे गए हैं सबको आप लोग क्या करिएगा, एकदम तैयार कर लीजिएगा। और इसमें आधे से अधिक क्वेश्चन तो आपको ऑलरेडी पहले से तैयार होगा, बस आपको क्या करना होगा, रिवीजन करना होगा। तो चलिए, तरंगाग्र किसे कहते हैं, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत लिखिए। यह भी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में रख सकते हैं, क्योंकि यह भी क्वेश्चंस आपसे लगातार कंटिन्यू पूछा जा रहा है। और यह चैप्टर आप यकीन मानिए कि क्वेश्चन नंबर कहाँ से 15 से लेकर 20 तक, यह जो आपके 6 क्वेश्चन हैं, इन 6 क्वेश्चन में से आप जानते हैं 6 क्वेश्चन जो हैं यह 2 लेसन के हैं, 9वें और 10वें। तो 9वें और 10वें लेसन आपसे पूछा जाएगा जो 13 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, तो इनमें से कम आपके 13 नंबर का क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो कहीं ना कहीं इनमें से आपसे अगर 3-3 नंबर का क्वेश्चन करेगा तो 4 नंबर हो जाएगा। 4 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और 4 प्रश्नों में हम लोगों ने जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में रखा है कैटो 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 प्रश्नों को हम लोगों ने रखा है, 5-6 प्रश्न जी हैं, इनमें से 4 तो पूछे जाने हैं। हो सकता है इनमें से 4 में से इन्हीं से 4 है, या कुछ अलग भी आ जाए, या एक आध न्यूमेरिकल बीच में वो डाल दें, तो न्यूमेरिकल्स को भी हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इन्हें आप लोग सबसे पहले तैयार कर डालिए। ठीक है, इन सब क्वेश्चनों की शॉर्ट लिस्ट निकाल कर रख लीजिएगा कि हमको यह क्वेश्चन तैयार करना है, तो सबसे पहले इन क्वेश्चनों को फोकस करिएगा। होता है कि आप लोगों के पास इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं कि आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सबसे पहले हम कौन सा क्वेश्चन तैयार करें। तो इसलिए हमने आपके सामने ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको छाट कर आपको बता दिया है कि पहले आप इन क्वेश्चन के ऊपर फोकस करिए, फिर बाद में आपके पास समय बचता है तो इसके अलावा और भी चैप्टर में क्वेश्चंस हैं उन पे आप लोग फोकस करिएगा। ठीक है, लेकिन सबसे पहले आप लोग प्राथमिकता इन्हीं सब क्वेश्चनों पर दीजिएगा, जिससे आप क्या होगा कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से हो पाएगी। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखेंगे। 21वें प्रश्न में कहा आपसे है कि हाइगेंस तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो देखिए हाइगेंस सिद्धांत के आधार पर प्रकाश तरंगों के अपवर्तन, और इसी तरह एक क्वेश्चन है परावर्तन का। ठीक है, लेकिन परावर्तन तो कम पूछता है, लेकिन अपवर्तन जो है आपका अधिक पूछता है, इसलिए आप लोग अपवर्तन वाले क्वेश्चंस को देख लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए जो आपका इसी में पूछता है कि यंग के द्विक स्टील प्रयोग में प्रदीप्त अथवा अप्रदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई W के लिए सूत्र W बराबर d लैम्डा बटे मान ली व्युत्पत्ति कीजिए, प्रयुक्त संकेतों के सामान्य अर्थ हैं। तो देखिए यह जो आपका यंग के स्टील प्रयोग के द्वारा प्रदीप्त अप्रदीप्त जो फ्रिंजों की चौड़ाई वाला है, यह जो आपका डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यह एग्जाम में आपसे कंटिन्यू पूछे जाते हैं। ठीक है, और इसमें आप लोगों को इसका जो फार्मूला है, इसके सभी फार्मूले के संकेतों के जो सामान्य अर्थ आपको बताना है। ठीक है, इसके बाद ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 23
इसको आप मिस मत करिएगा, क्योंकि ये भी आपके उसी दोनों चैप्टर जो है 9वें और 10वें से ही लिए गए हैं। ठीक है, यह जो टोटल उसमें पहले आप लोगों ने कितना देखा था 6, और 6 और 3 ये मिला लीजिए कितना हो गया 9 क्वेश्चन। ठीक है, और ये जो 9 क्वेश्चन है आपको देखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये 9 के 9 ही क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों लेसनों के लिए। ठीक है, तो कहा है कि प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं? एक पतली झिर्री से प्रकाश के विवर्तन के कारण प्राप्त विवर्तन प्रारूप की व्याख्या कीजिए। ठीक है, यह भी क्वेश्चन उसी चैप्टर से है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विवर्तन या व्यतिकरण दोनों में से एक क्वेश्चन तो आना तय है, या दोनों भी पूछे जा सकते हैं, इस चीज को जानिएगा। व्यतिकरण, विवर्तन और लेंस मेकर, यह तीनों क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट हैं कि इन तीन में से आपको 2 क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चन को आप बहुत ही क्या कहते हैं कि बारीकी से तैयार करिएगा, ताकि इसमें कोई गलतियां ना हो, ताकि ये जब आपसे लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर में पूछे जाएंगे तो आप इसका जवाब आसानी से दे सकें। ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, यह भी क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहा है कि प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन संबंधित आइंस्टीन के समीकरण 1/2 mv स्क्वायर मैक्स, ये मैक्सिमम बात कर रहा है, बराबर एच न्यू माइनस एच न्यू 0 की स्थापना कीजिए। इस सूत्र की आपको स्थापना करना है। ठीक है, यह जो आइंस्टीन समीकरण है हाफ mv स्क्वायर बराबर एच कोष्टक में v माइनस वी 0 की स्थापना जो करना है, यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग नीचे देख सकते हैं कितनी बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया और कितने तरीके से पूछा गया है। हर बार अलग अलग कोई न कोई इस क्वेश्चन को पूछने का तरीका आता है नया, जिसकी वजह से आप लोग सिर्फ यह देखा करिए कि आइंस्टीन समीकरण आ गया तो आप समझ जाइए कि हमको इसका जो आइंस्टीन समीकरण हाफ mv स्क्वायर वाला है, इसी फार्मूले का व्युत्पत्ति करना है, इसका हम लोग स्थापना करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसी चैप्टर का जो दिया है, लुई डी ब्रोगली के द्रव्य तरंग की अवधारणा स्पष्ट कीजिए, द्रव्य तरंगों के तरंगदैर्घ्य की सूत्र स्थापित कीजिए। ठीक है, यह भी क्वेश्चन इसी 11वें लेसन से ही है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दोनों चैप्टर से अपने ये जो आपके 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, यह तीनों क्वेश्चन आपके 8 नंबर को कवर करेंगे। ये जो 11वां चैप्टर है ये आपके 8 नंबर का है, जिनमें से ये 3 इंपॉर्टेंट हेडिंग है, जिनमें से इसको आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर सकते हैं, जो कि यह क्वेश्चन नंबर आपका 24वां है। ये आपसे 5 नंबर में पूछा जा सकता है, 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है। अगर वह 5 नंबर में पूछा जाएगा तो ये अवश्य कि आपसे 3 नंबर में जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो यकीन मानिए कि इन दोनों में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप दोनों क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे कहा है, लुई डी ब्रोगली तरंग द्रव्य के तरंगदैर्घ्य की अवधारणा स्पष्ट कीजिए, द्रव्य तरंगों के तरंगदैर्घ्य के सूत्र की स्थापना कीजिए, तो श्योर है कि आपसे 3 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, इसकी वजह से कितने नंबर में पूछा जा सकता है? आपसे 3 नंबर में पूछा जाएगा। लेकिन ये ऊपर वाला जो है वो आपसे कम से कम 5 नंबर में पूछा जाएगा। अगर ये दोनों क्वेश्चन एक साथ आते हैं तो 5 दिन 8 नंबर हो जाएगा इस चैप्टर से। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम लिखिए। ठीक है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम, ये भी ज्यादा लॉन्ग नहीं है, अगर पूछेगा तो ये 3 नंबर में पूछ सकता है आपसे। ठीक है, आपसे कभी कभी 2 नंबर में भी पूछ सकता है, ये कोई गारंटी नहीं कि 3 नंबर में पूछे, या 2 नंबर में भी आपसे पूछ सकता है। जो 2 नंबर के 4 प्रश्न थे उनमें से यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर कहा है अगले लेसन में कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर की परिकल्पना लिखिए। यह तो इंपॉर्टेंट समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो बोर की परिकल्पना हाइड्रोजन परमाणु के लिए, इसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, इसी के साथ हम लोग देखेंगे अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल लिखिए और इस मॉडल की कमियां लिखिए। यह आपसे अगर पूछा जाएगा तो कम से कम 5 नंबर में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। आप लोग जानते हैं कि 5-5 नंबर के 4 प्रश्न हल करने होते हैं, लेकिन आपको टोटल दिए जाते हैं 8 प्रश्न। उनमें से एक क्वेश्चन, जैसे 2 क्वेश्चन दिया जाता है, उनमें से आपको एक करना रहता है। ठीक है, तो हो सकता है कि इन 8 में से इनमें से कोई क्वेश्चन आ भी सकता है, जितने आपको बताए जा रहे हैं। ठीक है, तो यह भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां लिखिए। यह सब चीजें तो आपने केमिस्ट्री में पढ़ी चुके होंगे। ठीक है, तो इस चीज को आपको ज्यादा, हमको नहीं लगता कि इसमें आपको ज्यादा कुछ तैयार करना पड़ेगा, इस चीजें आपको तैयार होगी, बस फटाक से एक बार इस सब चीजों का क्या करिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। ये जो चीजें हैं कि अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां और इस मॉडल के
मॉडल लिखना है और उस मॉडल की क्या बताना है, कमियां हैं। और यह भी क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ चुके होंगे कि समस्थानिक तथा समभारिक का अर्थ दो उदाहरण देकर समझाइए। ये जब भी पूछा जाएगा आपसे कई नंबर में पूछा जाएगा, 3 नंबर या 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है। तो आप देखेंगे कि समस्थानिक समभारिक, और कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में एक चीज बढ़ा देता है, सब न्यूट्रॉनिक बढ़ा देता है, ठीक है। इन तीनों के आप लोग कम से कम 2 उदाहरण और इनकी परिभाषा मतलब यह कर सकते हैं, इनके बारे में जो डिटेल्स वगैरह लिखना होगा वो सब चीजें तैयार कर लेंगे कि ठीक है, किसमें परमाणु क्रमांक के बराबर होते हैं, किसमें उसका द्रव्यमान संख्याएं भिन्न होती हैं, ये सब चीजें आप तैयार कर लेंगे, ठीक है। अगला कहा है कि सूर्य से ऊर्जा नाभिकीय संलयन द्वारा कैसे उत्पन्न होती है, आवश्यक समीकरण की सहायता से समझाइए। यह भी देखिए आपसे भी पिछली बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, तो आप इस चीज का ध्यान देंगे कि नाभिकीय संलयन। और हाँ, एक क्वेश्चन आपको यह है कि जो बोर वाला क्वेश्चन है इसको आपके कई तरीके से पूछा जाता है, ठीक है। जब भी आपसे बोर अगर कहीं क्वेश्चन पूछा गया, अगर बोर संबंधित क्वेश्चन आ गया तो उन सबका आंसर यही होगा जो आप इसमें तैयार करेंगे, ठीक है। क्योंकि इसके लिए एक ही क्वेश्चन सभी आप देखे भी होंगे कि इसके पूछने के तरीके भी क्या है, अलग अलग हैं, ठीक है। यह जो है सूर्य से ऊर्जा नाभिकीय संलयन द्वारा कैसे उत्पन्न होती है, आवश्यक समीकरण की सहायता से समझाइए। ये पिछली बार ही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है और इसको भी हो सकता है कि इस बार आपसे पूछा जाए, जिसके लिए आप इसी क्वेश्चन को भी क्या कर लेंगे, तैयार कर लेंगे, ठीक है। एक प्रश्न दिया है 31वें प्रश्न में आपसे कहा गया कि जो कि लास्ट चैप्टर का क्वेश्चन है, आप जानते ही हैं। कहा है कि पीएन संधि डायोड के लिए अग्रदिशिक तथा पश्च दिशिक अवस्था में परिपथ आरेख खींचिए, 2 अवस्थाओं हेतु प्राप्त अभिलक्षण वक्रों को समझाइए, ठीक है। यह पीएन संधि जो डायोड है, यह जो आपका दिया गया है अग्र अभिनत, इसको हम लोग अग्र अभिनत के नाम से भी जानते हैं, पश्च अभिनत के नाम से जानते हैं। जबकि यहाँ पे दिया हुआ अग्र दिशिक तथा पश्च दिशिक, इसे अग्र अभिनत तथा पश्च अभिनत के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो यह जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आपके सामने एक और पीएन संधि से क्वेश्चन दिया गया है कि पीएन संधि डायोड का प्रयोग करते हुए पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का परिपथ चित्र बनाइए, इसकी कार्यविधि समझाइए। इन दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन तो आना तय है, यह भी हो सकता है कि दोनों पूछ दें, बट ऐसा नहीं होता है। लेकिन यह जब भी होगा, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन या मान के चलिए कि आपसे पूछा जाएगा, वो भी हमको लग रहा है 5 नंबर में पूछा जाएगा, या इसको और भी यह क्वेश्चन आपको 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये मान के चलिए कि यह 5 नंबर पूछे या 3 में पूछे, बस यह क्वेश्चन जानिए कि यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। यह होता है कि जब अगर आपसे 3 नंबर में पूछा जाएगा तो यहीं तक पूछ दिया जाएगा, बाकी उन सब अवस्थाओं को हमको लग रहा है हटा दिया जाएगा, ठीक है। और यह भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है। आप लोग देख लीजिए, दोनों भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं कि यह जो आपका पीएन संधि डायोड अग्र अभिनत तथा पश्च अभिनत अवस्थाओं में परिपथ आरेख खींचना है, यह आपके कई बार एग्जाम में पूछा गया, आपने देखा ही होगा। और उसके बाद यह वाला जो है पीएन संधि डायोड का प्रयोग करते हुए पूर्ण दृष्टिकारी का परिपथ तरंग दृष्टिकारी का परिपथ चित्र बनाइए, ठीक है। यह भी आपसे पूछा गया कई बार एग्जाम में, आप लोग देख ही रहे होंगे, ठीक है। इसकी कार्यविधि भी आपको बताना है। इसी में एक क्वेश्चन और भी है, क्योंकि ये जो चैप्टर आखिरी है 8 नंबर का है, ठीक है। इनमें और भी क्वेश्चन से पूछे जा सकते हैं, जो कि यह 2 साल से लगातार पूछा जा रहा है। 19 और 20 हो सकता है कि 21 में पेपर ना हुआ तो 22 में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि सौर सेल की कार्य प्रणाली समझाइए तथा उसका उपयोग लिखिए। यह क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसके पूछे जाने का चांसेस मान लीजिए 50-50 पूछे भी जा सकते हैं, ना भी पूछे जा सकते हैं। इसमें ज्यादा कुछ नहीं, इस चीज का पूरी थियरी, इस चीज को आप समझ सकते हैं। और उसके बाद यह है ऊर्जा बढ़ने के आधार पर चालक अचालक एवं अर्धचालक में अंतर स्पष्ट कीजिए। यह जब भी पूछा जाएगा आपसे 3 नंबर में पूछा जाएगा, और ये आपसे क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको टोटल 34 प्रश्न बताए गए हैं, जिनमें से आपको आप यह मान के चलिए कि इन्हीं क्वेश्चनों में से आपके जितने भी बोर्ड एग्जाम में आने वाले डेरिवेशन होंगे वह सबके सब इन्हीं में से मिल जाएंगे आप, ठीक है। तो यह 34 प्रश्न में से हमको लगता है कि आपने अधिक से अधिक क्वेश्चन को तैयार कर रखे होंगे। जो भी इक्का दुक्का छूटा होगा उसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। और हाँ, इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं और भी जो क्वेश्चन हैं उनको हम अगली वीडियो में आप लोग को प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो, आपको लगा हो कि हाँ ये हमारे लिए उपयोगी है, तो आप लोग अपने साथियों के साथ जरूर शेयर करिएगा, ताकि वह लोग भी इस चीज़ को देखकर अच्छे से अच्छे तैयारी कर सके।